नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसालें हैं, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। राष्ट्र गर्व में आज मैं आपको भारतीय सेना के सबसे घातक और सबसे आक्रामक उस कॉम्बैट विंग की कहानी बताऊंगा जो भारतीय सेना की पहली और इकलौती ऐसी स्ट्राइक कोर है जिसका गठन खास तौर से चीन के साथ लगती सीमाओं पर यानी कि एलएसी पर आक्रामक अभियानों के लिए किया गया। सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखना, वहां घुसपैठ रोकना और दुश्मन के इलाके में घुसकर उन पर जवाबी हमला बोलना भारतीय सेना के इस आक्रामक कॉम्बैट विंग की ताकत है। लद्दाख से लेकर सियाचिन जैसे जो बेहद ही ऊंचाई और बेहद ही दुर्गम इलाके हैं, इन्हें क्विक एक्शन लेने और दुश्मन पर जवाबी हमले के लिए खासतौर से इन लोगों को ट्रेन किया गया है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की, जिसे हमारी उत्तर पूर्व सीमा यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर के रणनीतिक इलाकों में चीन के खिलाफ भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र कोर कहा जाता है। उसकी तैनाती अब एक और मोर्चे पर कर दी गई है, यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार से लगने वाली भारतीय सीमा के बेहद संवेदनशील इलाकों में। मोदी सरकार ने जिस अंदाज में 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को वहां तैनाती का फैसला लिया है, उसने बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों की नींद उड़ा दी। बांग्लादेश में चुनाव से पहले जिस तरह भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा था, भारत का चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जिस तरह की गीदड़ भभकियों वाले बयान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं की तरफ से आ रहे थे, 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती ने उनकी बोलती बंद कर दी। बांग्लादेश की सेना तक को अंदाजा नहीं था कि मोदी सरकार इस बेहद आक्रामक कॉम्बैट विंग की तैनाती बांग्लादेश बॉर्डर पर कर सकती है। दिलचस्प तो यह है कि इसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई पड़ रही है और जिस अंदाज में वो दुश्मन को डरा रहा है, चौंका रहा है, वो हमारे लिए राष्ट्र गर्व की कहानी है। दो 2026 की शुरुआत के साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर से लगे कई सेंसिटिव इलाकों में 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के ट्रूप्स ने अपने कदम जमा दिए हैं। ये तैनाती कोई सांकेतिक कदम नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग है, एक साफ संदेश कि भारत ने लाल लकीर खींच दी है। अगर बांग्लादेश कट्टरपंथियों को खुली छूट देता है, भारत विरोधी एजेंडा बढ़ाने देता है और सीमा पर अस्थिरता को जारी रखता है, तो उसका जवाब मीटिंग में नहीं बल्कि स्ट्राइक फोर्स में मिलेगा। मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान बौखलाहट में है, जो अब तक बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ उकसा रहा था। दिलचस्प तो यह है कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती भर से पाकिस्तानी मीडिया में बांग्लादेश के 2 टुकड़े होने की भविष्यवाणी की जाने लगी, बड़े एक्शन की आशंका जताई जाने लगी। यानी पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत ने अगर बांग्लादेश बॉर्डर पर 17 माउंटेन कोर को तैनात कर दिया तो भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक यानी सीमा से लगे संकरे गलियारे कट जाएंगे। बांग्लादेश के ये दोनों गलियारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय और त्रिपुरा से लगते हैं। पहला यानी उत्तरी गलियारा लगभग 80 से 90 किलोमीटर लंबा है और बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन को मेनलैंड से जोड़ता है, जबकि दूसरा यानी दक्षिणी गलियारा लगभग 28 किलोमीटर चौड़ा है और चटगांव और ढाका को जोड़ता है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर की गई टिप्पणी के जवाब में बांग्लादेश के इन 2 चिकन नेक्स का उल्लेख किया था। अपनी तरह के अकेले इस स्ट्राइक कोर ने साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद अपनी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत दिया था। कैलाश रेंज की चोटियों पर रातों रात कब्जा करके 29 और 30 अगस्त 2020 की दरमियानी रात 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की यूनिट्स ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के साथ मिलकर लद्दाख में कैलाश रेंज की मगर हिल, गुरुंग हिल, रीचिनला,
रेजांगला और मोकपरी जैसी चोटियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जो 16 से 18,000 फुट की ऊंचाई के थे, जहां तापमान अक्सर -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है। इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भारतीय सेना सीधे तौर पर चीन के मोल्डो गैरिसन और स्पैंगुर गैप की निगरानी करने की स्थिति में आ गई थी। वहां से वो नीचे मौजूद चीनी ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकते थे। भारत की तरफ से हुए इस एक्शन ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह चौंका दिया था, क्योंकि वो इन चोटियों को खाली मानकर चल रहे थे। इस एक्शन से बने दबाव ने चीन को आखिरकार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और उसे बातचीत की मेज पर आना पड़ा। इसी दबाव की वजह से फरवरी 2021 में चीन को पैंगोंग त्सो से पीछे हटने के समझौते पर साइन करना पड़ा था। चीन को उम्मीद नहीं थी कि भारत एलएसी पर अपना रक्षात्मक रुख छोड़कर सीधे चोटियों पर कब्जा करने जैसा प्रोएक्टिव कदम उठाएगा। सैन्य विशेषज्ञों और रणनीतिकारों के अनुसार 1962 के युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब भारत ने चीन के खिलाफ इतना बड़ा और स्पष्ट आक्रामक सैन्य दबाव बनाया था। इसके पीछे 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की जबरदस्त तेजी और मारक क्षमता का बड़ा योगदान था। ऐसे में उसी 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को बांग्लादेश बॉर्डर पर उतारकर मोदी सरकार ने सीधा संदेश दिया है कि जिस स्ट्राइक कोर ने चीनी सेना की नकेल कस दी, वो बांग्लादेश की कट्टरपंथी साजिशों को किस तरह ठिकाने लगाएगा। इसे एक्शन से पहले ही कट्टरपंथी समझकर सुधर जाएं, यही उनके हक में अच्छा रहेगा। मोदी सरकार और भारतीय सेना ने कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों तरफ एक 360 डिग्री का मजबूत सुरक्षा घेरा बना दिया है, कैसे पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आक्रामक और मजबूत बनाने की रणनीति पर बहुत तेजी से काम हो रहा है राष्ट्रगर्भ में, आज वो भी आपको बताऊंगा। बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती के साथ भारतीय सेना मिजोरम में भारत बांग्लादेश सीमा के पास एक विशाल सैन्य अड्डा स्थापित कर रही है। मिजोरम के परवा और सिलसुरी सीमा चौकियों पर 3rd कोर की एक बटालियन को भी फॉरवर्ड डिफेंस यूनिट के तौर पर तैनात करने की योजना है। वहां बड़ा फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स बेस तैयार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पनागढ़ में 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर का हेडक्वार्टर तो पहले से ही है। अब पश्चिम बंगाल के चोपड़ा जिले में इसकी 2 फॉरवर्ड पोस्ट यानी कि अग्रिम चौकियां बनाई गई। यहां से बांग्लादेश का टेटोलिया इलाका सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बांग्लादेश के पहले चिकन नेक रंगपुर डिवीजन का हिस्सा है। इसके अलावा बिहार के किशनगंज में भी 17 स्ट्राइक कोर का एक आर्मी बेस बनाया गया है, जिसे बांग्लादेश के दिनाजपुर और रंगपुर जिले का सीमावर्ती छोर माना जाता है। इसी तरह असम के धुबरी जिले में भी 3 नए आर्मी बेस और कुछ गैरिसन यानी कि स्थायी सैन्य चौकियां बनाई गई। इसमें बामुनी इलाके में बनाया गया लाचित बोर फुकन सैन्य अड्डा शामिल है, जो बांग्लादेश सीमा पर असम का पहला स्थायी सैन्य अड्डा है। उधर असम के सिलचर में बीएसएफ का बड़ा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड शस्त्रागार यानी कि आर्मरी और ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर और कई रणनीतिक बंकर शामिल हैं। आपको बता दूं कि सिलचर को नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि यह सड़क के रास्ते नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों को जोड़ता है। पहला मिजोरम की राजधानी आइजोल, दूसरा मणिपुर की राजधानी इंफाल और तीसरा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और चौथा मेघालय की राजधानी शिलोंग। इसके अलावा त्रिपुरा में भी 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की एक यूनिट की तैनाती कर दी गई, जहां से बांग्लादेश के दूसरे चिकन नेक है, जिसकी चौड़ाई कहीं 20 तो कहीं पर 28 किलोमीटर की, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी कम है। इतनी बड़ी तैयारी का मतलब ही है कि भारत अब बांग्लादेश बॉर्डर को भी फुल ऑपरेशनल थिएटर की तरह ट्रीट कर रहा है, यानी कि बिल्कुल उसी तरह की तगड़ी तैयारी जैसी तैयारी भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों में रखती है। इसका फ्यूचर इंपैक्ट कितना बड़ा है और क्यों इससे बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ गई है, राष्ट्रगर्भ की वो कहानी भी आपको बताता हूं। फरवरी 2026 से पहले बांग्लादेश में भारत विरोधी साजिशों को किस तरह हवा दी जा रही थी, कैसे पर्दे के पीछे से चीन और पाकिस्तान की बेसात बिछाई जा रही थी, ये उसी की वानगी है। लेकिन एक झटके में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती बंद हो चुकी है। नई तस्वीर यह है कि बांग्लादेश में नई सरकार बनने के 1.5 महीने के अंदर ही उनके विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को सबसे पहले भारत दौरे के लिए भेजा गया।
खलीलुर रहमान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने के बाद सीधे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से बात करने पहुंचे और भारत के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने की पेशकश की। ये इस बात की गवाही थी कि बांग्लादेश की नई सरकार किसी भी हालत में ये नहीं चाहती कि बांग्लादेश बॉर्डर एक्टिव स्ट्राइक जोन बने, क्योंकि ऐसा करने का मतलब भारत के चिकन नेक का नहीं बल्कि बांग्लादेश के चिकन नेक के कट जाने का खतरा पैदा करना था। इसलिए भारत को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार चीन या पाकिस्तान किसी की भी कठपुतली नहीं है। इसकी वजह भी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए पास ही में हाशिमारा, बागडोगरा और छाबुआ जैसे एयरबेस हैं, जहां से राफेल और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों का सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचना कुछ मिनट का खेल है। रही सही कसर भारतीय सेना के नए आर्मी बेस और 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की वहां तैनाती ने पूरी कर दी। जबकि बांग्लादेश अपने दोनों चिकन नेक की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट भी अभी तरीके से जमीन पर नहीं उतार पाया है। लाल मुनीर हाट में वो चीन की मदद से अपने पुराने एयरबेस को फिर से तैयार करना चाहता है। 2030 तक बांग्लादेश की सेना के आधुनिकीकरण की प्लानिंग हो रही है। ड्रोन वॉरफेयर के लिए चीन से रक्षा सौदे का प्लान अभी हो रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पुराने टैंकों को अपग्रेड करने का पेशकश किया। अपने JF-17 लड़ाकू विमानों को बांग्लादेश को बेचना चाहता है, यानी कि पूरी तस्वीर अभी हवाई है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार इसे अच्छी तरह समझ रही है, इसलिए भारत को नाराज करने का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। भारत से युद्ध के लिए पाकिस्तान ने चीन से इसी तरह की डील की थी और नतीजा भारत की सेना ने हर मौके पर बुरी तरह पटखनी दी। भारत ने चीन से लगती सीमा पर स्ट्राइक एक्शन के लिए 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन तो 2013 में किया, जबकि पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर खासतौर से बनाई 3 स्ट्राइक कोर बहुत पहले से ही तैनाती है। फर्स्ट स्ट्राइक कोर, जिसे 1965 में बनाया गया, 2021 के बाद इसे लद्दाख सेक्टर में लगाया गया है। सेकंड कोर यानी खडगा कोर, जिसे 1971 में पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले बनाया गया था, जो पंजाब और जम्मू सेक्टर को संभालती है। और तीसरा 21 कोर यानी सुदर्शन चक्र कोर, जिसे 1990 में बनाया गया था, जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तैनात है। उनका काम ही था युद्ध की स्थिति में दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करना, उनकी सप्लाई लाइन काट देना, उनकी साजिशों को नाकाम कर देना। 1965 और 1971 के युद्ध से लेकर 1999 के करगिल युद्ध, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इन तीनों स्ट्राइक कोर ने पाकिस्तान की डिफेंस लाइन को तहस नहस कर दिया था। इसमें हर मौके पर पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई थी और 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में भी इनसे भी घातक हैं। बांग्लादेश की नई सरकार और सेना को ये इतिहास भी बखूबी मालूम है, इसलिए 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती को वो हल्के में लेने की हालत में कतई नहीं है। भारतीय सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर योद्धाओं को जिस तरह मॉडर्न वॉरफेयर की जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है, जिन बेहद मुश्किल परिस्थितियों में उनका बॉडी माइंड के टफनेस का लिटमस टेस्ट होता है, उन्हें जिन आधुनिक हथियारों से लैस किया जाता है, वो सब कुछ हमारे राष्ट्र गर्व का हिस्सा है। दरअसल 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के योद्धाओं की बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग ही 14,000 फीट की ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में शुरू होती है, जो 17 हफ्ते तक होती है। उस माहौल में इंसानी शरीर को ढकने में भी 45 दिन तक लग जाते हैं और ढलने के बाद वो आदी हो जाते हैं। वहां सांस फूलना और तुरंत थकान फील करना, ये सब सामान्य सी बात होती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल मैदानी इलाकों से 40% कम हो जाता है। वहां आम लोगों के लिए बिना तैयारी के जाना बेहद जोखिम भरा होता है, क्योंकि उन्हें वहां ऐसा फील होता है जैसे कि वो किसी पतली पाइप से ऑक्सीजन खींच रहे हैं। इस ऊंचाई पर तापमान -35 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में कमजोर इम्यूनिटी हुई तो दिमागी सूजन से लेकर कई तरह की जानलेवा समस्याएं होने का बेहद खतरा रहता है। इस बेहद टफ फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग को अमर नाम दिया गया है। अमर यानी कि आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन। यह टफ ट्रेनिंग यहीं खत्म नहीं होती है। 14,000 फुट की ऊंचाई पर बेसिक ट्रेनिंग के बाद 17,000 फुट की ऊंचाई पर उन्हें
अलग अलग हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कराया जाता है। ये 35 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, यानी कि बेसिक से डबल। इसके अलावा इन्हें साइबर वॉर, एआई और मिलिट्री ड्रोन्स के ऑपरेशन की भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इन सारी अग्नि परीक्षाओं से गुजरकर 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर का एक एक योद्धा तैयार होता है। शारीरिक और मानसिक तौर पर उन्हें एक तरह से अजय बना दिया जाता है और फिर उन्हें मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में बांटा जाता है, जो अपनी इन्फेंट्री, आर्टिलरी यानी कि तोपखाना और एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिफाइड यूनिट के साथ 12 से 48 घंटों के अंदर लामबंद होकर युद्ध के लिए तैयार होने की क्षमता रखते हैं। वो साल 2019 के अक्टूबर का महीना था जब अरुणाचल के तवांग और अपर सुबनसिरी जिले में 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के 15,000 से ज्यादा योद्धा जुटे हुए थे। और 5-5 हजार सैनिकों का 3 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाकर पहली बार शुरू किया गया था ऑपरेशन हिम विजय। 15,000 फुट की ऊंचाई पर हुए इस पहले ही युद्धाभ्यास में 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि इस युद्धाभ्यास का डायरेक्ट मैसेज यही था कि चीन के खिलाफ दशकों से चली आ रही भारत की डिफेंस वाली रणनीति अब बदल चुकी है। अब जोर अटैकिंग स्ट्रेटेजी पर है। ये चीन के लिए डायरेक्ट मैसेज था, क्योंकि ये पहला मौका था जब भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के फॉर्मेशन को युद्धाभ्यास में आजमाया था और अपनी ताकत दिखाई थी। मैसेज एकदम साफ था कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर पलटवार भी करेगा। इस दौरान भारतीय वायुसेना के भारी भरकम विमानों जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस के जरिए सैनिकों और टैंकों को सीधे युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने का अभ्यास किया गया। 15,000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में दनादन T-72 और T-19 टैंक दौड़ रहे थे और दुश्मन पर वॉर का लाइव एक्सरसाइज कर रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन का मुख्य लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट बेस असम के उत्तरी हिस्सों जैसे तेजपुर और उसके आसपास में बनाया गया था। वहां से वायुसेना के जरिए सैनिकों को सीधे अरुणाचल की ऊंचाई वाली लोकेशन पर एयर लिफ्ट किया गया। 150 मिलीमीटर की हल्की तोपें जैसे कि M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया गया था। ऑपरेशन हिम विजय चीन की सीमा से लगे इलाके में पहला आक्रामक और बड़ा युद्धाभ्यास था। इस पर चीन इस कदर बौखलाया कि उसने इसे उकसावे की कार्रवाई कहा। लेकिन भारत ने चीन की आपत्तियों के बीच ऑपरेशन हिम विजय को जारी रखकर डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के दृढ़ संकल्पित है। 2019 में भारतीय सेना के 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर ने जिस तरह अरुणाचल में ऑपरेशन हिम विजय को अंजाम दिया, उससे चीन के बौखलाने की सबसे बड़ी वजह इस युद्धाभ्यास के लिए तवांग को चुना जाना था। दरअसल चीन 1960 से ही यह दावा करता रहा है कि नेफा यानी कि अरुणाचल का तवांग इलाका ऐतिहासिक रूप से तिब्बत का हिस्सा रहा। इसके लिए वो ये भी दलील देता है कि छठे दलाई लामा का जन्म तवांग में ही हुआ था। चीन ने 1960 की सीमा वार्ता के दौरान भारत को एक प्रस्ताव भी दिया था और वो प्रस्ताव ये था कि भारत अक्साई चीन का इलाका ले ले और बदले में नेफा दे दे, जबकि अक्साई चीन भी भारत का ही अभिन्न हिस्सा है, जिस पर चीन ने धीरे धीरे धोखे से कब्जा कर लिया था। यहां चीन की एक और चालबाजी का बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूं, जिसे तत्कालीन नेहरू सरकार ने 2 साल तक भारत की जनता से छिपाकर चीन को बड़ी शह दी थी। 1962 के धोखे की बुनियाद बना दी जिसने। वो कड़वी सच्चाई यह है कि चीन ने 1950 के दशक की शुरुआत में ही शिनजियांग तिब्बत नेशनल हाईवे G219 यानी कि 219 बना लिया था, जो अक्साई चीन से होकर गुजरता था। भारत को इसकी जानकारी बहुत देर में जाकर हुई। सन 1957 से 58 में यह पता चला भारत को। मीडिया में जब यह राज खुला तो पंडित नेहरू ने इस पर लीपापोती की भी पूरी कोशिश की।
उससे यह मामला बिगड़ता चला गया और भारत ने जब इस पर आपत्ति जतानी शुरू की तब तक चीन ने दूसरा दांव भी चल दिया। 1960 में उसने प्रस्ताव रखा कि भारत अक्साई चीन ले ले, बदले में अरुणाचल हमें दे दे, लेकिन भारत ने 1914 की ब्रिटिश इंडिया तिब्बत संधि का हवाला देते हुए चीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी संधि के तहत भारत तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई थी। 1962 के धोखे के बाद चीनी साजिशों से निपटने के लिए भारत अलर्ट हो गया। चीन की सरहदों की निगरानी के लिए इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स को बनाया गया, तो वहीं माउंटेन डिवीजन की फोर्स को डिफेंस के लिए वहां तैनात किया गया। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद भारत चीन की सरहद पर आक्रामक भूमिका में है, यानी कि चीन की सरहद वाली किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर इसी गारंटी के साथ तैनाती होती है इसकी। यह थी आज के राष्ट्र गर्व की कहानी।